जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम 100 MCQ प्रश्न देखेंगे, लेकिन आपको इसमें कम से कम 400 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कैसे? क्योंकि एक क्वेश्चन को हम इतना डिटेल से बताएंगे कि उसके अंदर के जो भी प्रश्न आप या आने वाले हैं एग्जाम में, वो सभी आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारा सवाल जो है 101 से शुरू हो रहा है। ये क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि हम 100 क्वेश्चन पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे है, जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वो 100 क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भोरम देव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? ठीक है, तो भोरम देव मंदिर जो है दोस्तों, वो फड़ी नागवंश के समय निर्मित किया गया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? गोपाल देव। इसका निर्माण करवाया था गोपाल देव ने। ये भी तो प्रश्न पूछता है कि निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था करके पूछेगा। ठीक है, तो ये 1089 ईस्वी में करवाया था, या 11वीं, इसी को क्या बोला जाता है, 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, 11वीं शताब्दी। अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसकी शैली, ठीक है, जो मंदिर निर्माण है, निर्मित किया गया है, इसकी शैली कौन सी है? तो ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? चंदेल शैली या सप्तभूमि शैली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए भोरम देव को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कबीरधाम जिला में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कबीरधाम जिला, या अगर आपसे पूछे कवर्धा जिला, कवर्धा या कबीरधाम एक ही जिले का नाम है, यहां पर ये स्थित है। अगला सवाल है, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था? पहले तो देखिए बौद्ध विहार होता क्या है। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का जो स्थान होता है, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने का स्थान, उसको क्या कहते हैं? बौद्ध विहार कहते हैं। तो इसका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोम वंश के शासकों द्वारा। कहीं कहीं पे देता है पांडु वंश। ठीक है, पांडु वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, तो ये पांडु वंश अगर आपसे पूछे तो ये भी सही होगा। सोम वंश या पांडु वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? ये 6वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था। अब छत्तीसपुर के पांडु वंश का संस्थापक कौन था? ये एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं संस्थापक। इसका संस्थापक था इंद्रबल। संस्थापक था इंद्रबल। और आदि पुरुष पूछता है। ठीक है, पांडु वंश का आदि पुरुष कौन था? तो आदि पुरुष था दोस्तों, आदि पुरुष था उदयन। उदयन। दोस्तों आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे टॉपिक बता रहे हैं। ठीक, उसका पूरा डिटेल बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में पढ़ के जाइए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अगला सवाल है, किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? ये सोम वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, किसने किसने किया था वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, महाभवगुप्त प्रथम। पहले देखते हैं महाभवगुप्त प्रथम, महाभवगुप्त प्रथम। और दूसरा किसने धारण किया था? महाशिवगुप्त चतुर्थ। ठीक है, महाशिवगुप्त चतुर्थ, इन दोनों ने। ये कौन से शासक थे? तो ये उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे। ठीक है, उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे। इसी के साथ में अगर आपसे पूछता है कि सकल कोसलाधिपति, सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये धारण किया था दो लोगों ने। कौन कौन से? पहला तो नाम आता है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम। और दूसरा नाम आता है तीवर देव। तीवर देव, इन दोनों ने क्या किया था? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो बहुत लेट हो रहा है, वीडियो में बहुत डिटेल से बताया जा रहा है। डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम में सफलता मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सके। अगर हम खाली ऑप्शन बता करके निकल जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, बताइए? जल्दी जल्दी भले ही आप देख लेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप उस प्रश्न से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को जाने, तभी तो आपको एग्जाम निकल पाएगा ना। आपको एग्जाम निकालना है, समय जल्दी जल्दी व्यतीत नहीं करना है।
चलिए अगला बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? ठीक है, तो सर्वाधिक समय तक राजवंश का कौन था? ये कलचुरी राजवंश, इसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक कलचुरी वंश ने शासन किया था। कलचुरी वंश का किस शाखा ने शासन किया था? तो लहुरी शाखा, ठीक है, लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ पे शासन किया था। ठीक है, अब देखिए इसका संस्थापक भी पूछता है। संस्थापक, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था छत्तीसगढ़ में? कलिंग राज, कलिंग राज इसका संस्थापक था। इसकी स्थापना कब किया था? 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। और आदि पुरुष भी आपसे पूछता है। ठीक है, कलिंग वंश सॉरी कलचुरी वंश का आदि पुरुष कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कृष्णराज। कृष्णराज कलचुरी वंश का आदि पुरुष था। तो देखिए यहाँ से कितने सारे प्रश्न बनते हैं? 4 प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। अगला है, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? ठीक है, रघुनाथ सिंह, लक्ष्मी निधि राय, राज सिंह देव या तखत सिंह? तो गोपाल मिश्र जो है दोस्तों वो राज सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? ये 1689 से लेकर के 1712 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इन्होंने किस शहर की स्थापना किया था? ठीक है, तो इन्होंने जूना शहर, जूना शहर की स्थापना किया था। ये कहाँ पर स्थित है? ये रतनपुर के समीप में स्थित है। अच्छा, गोपाल मिश्र जी कौन है? ठीक है, गोपाल मिश्र जी एक कवि हैं जिन्होंने एक प्रसिद्ध कृति खूब तमाशा, खूब तमाशा का रचना किया था। कब किया था? 1689 में। ये भी पूछा जाता है खूब तमाशा के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो गोपाल मिश्र जी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा हुई थी दोस्तों नवंबर 1933 में। गांधी जी जब दूसरी बार, ठीक है, गांधी जी जब दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए, ठीक है, छत्तीसगढ़ कब आए थे दूसरी बार? ये आए थे नवंबर में। कब से कब तक? 22 से लेकर के 28 नवंबर तक। ठीक है, कब? 1933 में ये छत्तीसगढ़ में आए थे। इसी समय इनकी हरिजन यात्रा हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस कलचुरी शासक ने बादल महल का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो बादल महल किसने बनवाया था? इन्होंने राज सिंह देव ने बादल महल का निर्माण करवाया था। किसके कहने पर करवाया था? तो पत्नी, उनकी पत्नी जिनका नाम क्या था? कलरी देवी। राज सिंह देव की पत्नी का नाम था कलरी देवी। इन्हीं के कहने पर पहले तो एक शहर बसाया, ठीक है, शहर या नगर बसाया जिसका नाम था राजपुर। ठीक है, राजपुर नामक नगर बसाया और वहीं पे बादल महल का निर्माण करवाया। ठीक है, बादल महल को ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सात खंडा महल। अगर आपसे पूछे सात खंडा महल के बारे में, अगर आपसे पूछते तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सात खंडा महल और बादल महल दोनों एक ही है। अगला सवाल है, मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो मड़वा महल जो है दोस्तों वो फड़ी नाग वंश की स्थापत्य कला का नमूना है। ये मड़वा महल बेसिकली है क्या? तो एक शिव मंदिर है। ठीक है, ये एक शिव मंदिर है। ठीक है, फड़ी नाग वंश के, ठीक है, किसने निर्माण करवाया? फड़ी नाग वंश के। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कवर्धा में। ठीक है, ये कवर्धा में स्थित है। कवर्धा के शासक किसने इसका निर्माण करवाया था? तो कवर्धा के शासक जिनका नाम क्या था? कवर्धा के शासक जिनका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, इन्होंने ही मड़वा महल का निर्माण करवाया था। अगला है, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी कब दी गई थी? तो वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीर नारायण सिंह कौन थे? तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको कहा जाता है। ये कौन थे? तो ये थे सोना खान के जमींदार, सोना खान के जमींदार थे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के बाद किसने सत्ता संभाली थी? अंग्रेजों ने, मराठों ने, सोमवंशियों ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में कब से कब तक चला था? 1000 ईस्वी से लेकर के 1741 ईस्वी तक चला था। 1741 के बाद क्या हुआ था कि ये
जो छत्तीसगढ़ का कलचुरी वंश था वो या फिर छत्तीसगढ़ का बागडोर था वो मराठों के अधीन में आ गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लीजिए, मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन है, ये पूछता है। ठीक है, यहां पे डिटेल बता देते हैं। मराठाधीन मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह। और अंतिम मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो अंतिम कलचुरी शासक था, ठीक है, कौन था दोस्तों? ये अंतिम कलचुरी शासक थे मोहन सिंह। मोहन सिंह, जिन्होंने कब तक शासन किया था? इन्होंने 1745 से लेकर के 1745 से लेकर के 1757 तक शासन किया था। अगला है, घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? युवा गृह से क्या तात्पर्य होता है? यह एक युवा गृह क्या होता है? एक सांस्कृतिक स्थल होता है। जनजातीय समाज में सांस्कृतिक सांस्कृतिक स्थल इसको कह सकते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, तो ये हर जनजाति के कुछ न कुछ जनजातियों की युवा गृह का नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे घोटुल जो है वो किस जनजाति का युवा गृह है? तो घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहा जाता है? धूमकुरिया, इसको कहा जाता है धूमकुरिया। ठीक है, बिरहोर जनजाति की युवा गृह क्या कहते हैं? गितिओना। गितिओना। भूया जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? रंगबंग। रंगबंग। अगला सवाल है, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? ठीक है, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो देख लेते हैं। खिनवा जो है वो कान में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला एक चीज और बोला जाता है, प्रश्न पूछता है यहाँ पे जब आपसे खिनवा बोले, खिनवा, तो क्या हो जाएगा? कान में। लेकिन जब मात्रा चेंज हो और खेनवा बोले, खेनवा, सिर्फ मात्रा का चेंज है। खेनवा अगर आपसे पूछे तो खेनवा नाक में पहना जाता है। उसी प्रकार से गला में क्या पहना जाता है? सुतिया। सुतिया गला में पहना जाता है। कलाई में क्या पहना जाता है? कलाई में ऐंठी। ऐंठी, चूड़ी। ठीक है, ऐंठी, चूड़ी, पटा, बनूरिया, ये सब किस में पहना जाता है? ठीक है, ऐंठी, चूड़ी, पटा, बनूरिया, ये पहना जाता है कलाई में। निम्न में से महानदी का प्राचीन नाम क्या है? महानदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सतयुग में, देखिए सतयुग, सतयुग में महानदी को क्या कहा जाता था? सतयुग में, या आप कहें कि वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में अगर आपसे पूछे तो महानदी को क्या कहा जाता था? नीलोत्पला कहा जाता था। ठीक है, नीलोत्पला कहा जाता था। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में हम आपको इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जरूरी नहीं है कि महानदी का प्राचीन नाम ही पूछे, आपसे ये भी प्रश्न पूछता है कि सतयुग में या वायु पुराण में महानदी का नाम क्या था, द्वापर युग में क्या नाम था। ठीक है, द्वापर युग या इसी को हम कह सकते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, इसमें महानदी का नाम क्या था? महानदी का नाम था चित्रोत्पला। चित्रोत्पला महानदी का नाम था। ठीक है, अब विष्णु पुराण में क्या नाम था? विष्णु पुराण, ठीक है, तो विष्णु पुराण में महानदी का नाम था ऋषि कुल्या। ऋषि कुल्या या फिर ऋषि तुल्या इनका नाम था। वर्तमान में क्या संज्ञा दिया गया है? तो महानदी को वर्तमान में दिया गया है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, छत्तीसगढ़ की गंगा। छत्तीसगढ़ की गंगा कहा गया है, या जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके डिटेल में बात। लेकिन प्राचीन अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ प्राचीन में क्या कहा जाता था और ऑप्शन इस प्रकार से दिया हो तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनक नंदिनी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? अब देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, कुल 42 प्रकार की। उनकी में हर प्रकार की जनजातियों का कुछ विशेष जनजातीय या पारंपरिक व्यवसाय होता है। उसी प्रकार से खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है, ये पूछ रहा है। तो इनका प्रमुख कार्य होता है कत्था निर्माण करना। किससे निकालते हैं? खैर वृक्ष से। ठीक है, खैर नामक वृक्ष से कत्था इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। खैर वृक्ष से कत्था का निर्माण किया जाता है। लौह शिल्प कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? पूछे तो यह हो जाएगा अगरिया।
लौह शिल्पकला के लिए अगरिया जनजाति प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी प्रकार से भतरा जनजाति के बारे में आपसे पूछे तो भतरा जनजाति का प्रमुख कार्य क्या है? सेवा कार्य, ये इनका प्रमुख कार्य है। एक होता है कोरकू जनजाति, ठीक है, एक होता है कोरकू। कोरकू जनजाति का प्रमुख कार्य क्या होता है? भूमि खोदना, भूमि खोदना कोरकू जनजाति का प्रमुख कार्य होता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है? यह है राउत नाचा। राउत नाचा में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। ठीक है, राउत नाचा किनके द्वारा किया जाता है? यादव समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इनमें दोहा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृष्ण की पूजा के स्वरूप में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, एक होता है सैला नृत्य, इसमें भी पुरुष लोग नृत्य करते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ का गरबा नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, पुरुष लोग करते हैं, जिसको डंडा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, डंडा नृत्य भी कहा जाता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के मंत्रालय भवन का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ के मंत्रालय भवन का नाम है महानदी भवन। ठीक है, महानदी भवन है। ये किसका नाम है? छत्तीसगढ़ के मंत्रालय व सचिवालय भवन का नाम क्या है? महानदी है। उसी प्रकार से इंद्रावती भवन किसका नाम है? तो संचालनालय भवन का नाम क्या है? इंद्रावती। मिनी माता भवन किसका नाम है? तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा का नाम क्या है? मिनी माता है। और पहुना क्या है? तो ये राज्य शासन का क्या है? विश्राम गृह, राज्य शासन का विश्राम गृह है, जिसको क्या बोला जाता है? पहुना कहा जाता है। अगला सवाल है, जनजातीय अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है? ये सल्फी क्या है? क्या एक पशु है, कृषि उपकरण है, धान का एक प्रकार है, या पेय पदार्थ है? तो दोस्तों, जनजातीय अंचल में सल्फी क्या है? ये एक पेय पदार्थ है। ठीक है, सल्फी कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो ये मुड़िया या हो जाएगा माड़िया जनजाति का। अगर आपसे पूछे कि ताड़ी, ठीक है, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो यह हो जाएगा बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है। अगर आपसे पूछता है पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो यह हो जाएगा गोंड जनजाति का। और कोसमा किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो ये है उरांव जनजाति का। इसको भी आपको साथ ही साथ याद करते जाना है। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा कहते हैं। साथ ही साथ इसको कहते हैं प्रणय गीत, छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत कहते हैं, या फिर कहते हैं लव सॉन्ग कहते हैं, या प्रेम गीत। किसको कहते हैं? ददरिया को। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार के समय किसान बैलों की पूजा करते हैं? तो कौन से त्योहार के समय में करते हैं? पोला त्योहार के समय में करते हैं। ये किसान जो है कुम्हार से मिट्टी के बैल लेते हैं, मिट्टी के बैल लिया जाता है और उसी समय बैलों की पूजा की जाती है पोला त्योहार में। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य। इसका निर्माण हुआ था 1974 में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है धमतरी में, धमतरी जिले में स्थित है सीता नदी अभ्यारण्य। अब देखिए, सबसे पुराना पूछ रहा है तो आपसे सबसे नया भी तो पूछ सकता है। तो सबसे नया अभ्यारण्य कौन सा है? भोरमदेव अभ्यारण्य। भोरमदेव अभ्यारण्य सबसे नया अभ्यारण्य है, जिसका निर्माण 2001 में किया गया था। अब आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये कहाँ स्थित है? ये तो सूरजपुर में स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 608 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछे तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य क्या है? बादलखोल अभ्यारण्य सबसे छोटा है, जिसका क्षेत्रफल है 105 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों,
हम चाहते तो खाली ऑप्शन बता करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अभी हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद खाली व्यूज़ लेना या फिर खाली ऑप्शन बता देना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके कम से कम वीडियो में, और आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, कितना अंदर से पूछा जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसीलिए डिटेल में पढ़िएगा, शांति बना करके पढ़िए, आराम से वीडियो को देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। अगला है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, या किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो बिल्मा नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य। ठीक है, कब किया जाता है, ये किया जाता है विजयादशमी के दिन। ठीक है, विजयादशमी या इसी को कहते हैं दशहरा, दशहरा के दिन किया जाता है। ठीक है, अब उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, सरहुल नृत्य। उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। माड़िया जनजाति द्वारा कौन से किया जाता है, या माड़िया, या आपसे पूछे दंडामी माड़िया, तो इनके द्वारा किया जाता है बायसन, बायसन हॉर्न नृत्य, बायसन हॉर्न नृत्य किया जाता है। सॉरी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चक्रधर सम्मान दिया जाता है दोस्तों कला एवं संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह, प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है रायगढ़ में, रायगढ़ जिला में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, और ये कला एवं संगीत के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं, यहाँ पे गला के बारे में बताया गया है, तो कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं, देखिए ऐंठी किसमें पहना जाता है, ये कलाई में पहना जाता है, कलाई में। सूतिया किसमें पहना जाता है, ये गला में पहना जाता है। ठीक है, नागमोरी किसमें पहना जाता है, बाजू में, बाजू में पहना जाता है, या भुजा में पहना जाता है। ठीक है, करधनी किसमें पहना जाता है, ये कमर में पहना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कथरी ओढ़ना, ऑप्शन बी घी खाना, ऑप्शन सी कंजूस, या ऑप्शन डी संपन्नता छिपाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संपन्नता छिपाना। छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची, पपची जो है किस प्रकार का व्यंजन है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, या मसालेदार है। तो पपची मीठा व्यंजन है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है, मुरिया, हल्बा, कमार, या फिर उरांव। तो उरांव जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। ठीक है, सबसे साक्षर जनजाति क्या है, उरांव। अगर आपसे पूछे कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो हो जाएगा मुरिया। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, तो ये हो जाएगा हल्बा। कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य। छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न हमने देखा केवल पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, अब देखते हैं केवल महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुआ नृत्य, ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, बीच में दो सुआ यानी कि क्या रखा जाता है, तोते, दो तोते को रख करके, तोते किसके बने होते हैं, मिट्टी के तोते, और उस एक टोकरी में रखा जाता है, उसमें कुछ धान होता है और दीपक को जलाया जाता है, और उसके चारों ओर महिलाएं थापड़ी बजाकर नृत्य करते हैं, जिसको कहते हैं सुआ नृत्य। कोरवा लोगों की पंचायत जो होती है वो क्या कहलाती है, तो कोरवा लोगों की पंचायत को कहते हैं दोस्तों मयारी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धुमकुरिया क्या है, ये एक युवा गृह है, युवा गृह है। ठीक है, धुमकुरिया एक युवा गृह है। अगला है, खूटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है, तो खूटाघाट बांध कहाँ पर स्थित है, ये रतनपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर या रतनपुर के समीप में स्थित है खूटाघाट बांध। ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये खारून नदी पर स्थित है, या इसी को कभी कभी देता है खारंग नदी, खारंग या खारून नदी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किस त्योहार में किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं, तो त्योहार कौन सा है, हरेली त्योहार। हरेली त्योहार में किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। ये छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है, ये पौष पूर्णिमा के दिन,
पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश, तो ये हो जाएगा पहला। यहाँ पे कौन सा राज्य है? यहाँ पे है झारखंड, झारखंड राज्य है, तो ये हो गया दूसरा। यहाँ पे है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद आता है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो ये कौन सा हो गया? ये चौथा राज्य हो गया। फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये कौन सा? ये पांचवा राज्य हो गया। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ये कौन सा हो गया? ये छठवां हो गया। और अंतिम में है यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो ये कौन सा राज्य हो गया? ये सातवां राज्य हो गया। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ पर स्थित है? चलिए देख लेते हैं। इसको क्या कहता है? रुद्री बैराज। अगर आपसे पूछे कि रुद्री बैराज, पहले इसको बैराज कहा जाता था, ठीक है, या इसी को कहा जाता है रुद्री पिकअप, रुद्री पिकअप वियर भी कहा जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक, तो इसका निर्माण हुआ था 1912 से लेकर के 1915 के मध्य में हुआ था। नदी देख लेते हैं, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये महानदी पर, महानदी पर बना हुआ है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम, इसका उपनाम है खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल बैराज इसका नाम है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें किस एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? ठीक है, रुद्री नहर है। कब किया गया है? 1912 में इसका निर्माण किया गया है। और इसके बारे में एक विशेष तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। एक विशेष तथ्य कौन सा है? ये है, विशेष तथ्य है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रथम जल विद्युत परियोजना, ठीक है, प्रथम जल विद्युत, छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना कब से लागू किया गया था? 1990 से, लेकिन ये वर्तमान में संचालित नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, हुल्की पाटा नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं? हुल्की पाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये सामान्य अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ पर करते हैं? तो ये घोटुल, ठीक है, घोटुल या गोटुल, इसके अंदर में किया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, बैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, बैगा प्लस गोड़, बैगा यहाँ पे लिख देते हैं, बैगा प्लस गोड़ जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य भी किया जाता है। बिल्मा नृत्य दशहरा के दिन और फाग नृत्य होली के समय किया जाता है। अगला सवाल है, दंतेश्वरी माता का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दंतेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। किस नदी के संगम पर है? तो ये संखिनी डंकिनी नदी के संगम पर है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है? गोचा पर्व, गोचा पर्व को रथ महोत्सव कहा जाता है। ये कब किया जाता है? ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया, द्वितीया के दिन किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर प्रायः किया जाता है? जगदलपुर में, जगदलपुर में किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? बेसिकली ये जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अगला है, छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी गीत कब गाते हैं? किस अवसर पर गौरा गौरी गीत गाया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गौरा गौरी से क्या तात्पर्य है? ठीक है, शिव पार्वती, गौरा गौरी से तात्पर्य है शिव पार्वती, ठीक है, शिव पार्वती विवाह के, ठीक है, जश्न के रूप में गौरा गौरी गीत गाया जाता है, ठीक है। ये प्रायः किस जनजाति द्वारा? ये गोंड जनजाति द्वारा, ठीक है, गोंड जनजाति द्वारा। अवसर कब किया जाता है? ये कार्तिक माह में, ठीक है, कार्तिक माह में किया जाता है। अगला है,
छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन था? चार्ल्स इलियट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सन आपसे पूछे तो जाएगा 1855। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं महानदी को। उसी प्रकार से बस्तर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंद्रावती नदी को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? यह है मंदाकिनी। प्रश्न में पूछा जाता है इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इनका नाम प्राचीन नाम है मंदाकिनी। डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो कौन से राजा ने करवाया था? राजा वीरसेन ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कुम्हार मिट्टी के बैल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? कौन से त्योहार में? हम पहले ही बता चुके हैं, पोला त्योहार में। ठीक है, पोला त्योहार में मिट्टी के बैल खरीदते हैं तथा बर्तन खरीदते हैं और मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। ये पोला त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद या भादो छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। भाद्रपद अमावस्या, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भाद्रपद अमावस्या के दिन किया जाता है। ये इसमें विशेष अवसर पे व्यंजन बनाया जाता है। विशेष व्यंजन कौन सा? ठेठरी। ठीक है, ठेठरी व्यंजन बनाया जाता है, जिसको किसका प्रतीक माना जाता है? पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और खुरमी व्यंजन बनाया जाता है, खुरमी। ठीक है, इसको किसका प्रतीक माना जाता है? ये शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट हब या केंद्र कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? बलौदाबाजार जिला में स्थित है। ठीक, तो कौन कौन सा सीमेंट है इसमें देख देते हैं। सीमेंट कारखाना पहला तो है लाफार्ज सीमेंट, या वर्तमान में इसको न्यू वोको सीमेंट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किया गया था 1993 में। दूसरा नंबर पे आता है अल्ट्राटेक, जिसको नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद करके कहा जाता है। ठीक, ये कहाँ, इसका निर्माण कब हुआ था? 1994 में इसका निर्माण हुआ था। तीसरा कौन सा है? ग्रासिम सीमेंट। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? 1995 में। ठीक है, और चौथा आता है दोस्तों अंबुजा सीमेंट। ये सभी कहाँ है? ये सभी बलौदाबाजार जिला में है। इसका निर्माण किया गया था 1987 में। तो ये कौन से जिला में है? ये सभी बलौदाबाजार जिला में है। इसीलिए बलौदाबाजार जिला को सीमेंट हब या सीमेंट केंद्र कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का पीपीपी आधारित पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? ठीक है, सरगुजा में, रायपुर में, कवर्धा में या बिलासपुर में। तो ये खोला गया है पीपीपी आधारित यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया है? कवर्धा में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसके समीप में खोला गया है? तो ये भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये कवर्धा में स्थित है। भोरमदेव शक्कर कारखाना के समीप में इसको खोला गया है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? ये तो उड़ीसा में स्थित है। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में? क्योंकि छत्तीसगढ़ से निकलने वाले महानदी इसी नदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। ठीक है, चंद्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चंद्रहासिनी देवी का जो मंदिर है ये शक्ति जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व में, ठीक है, पूर्व में ये कौन से जिले में आता था? ये जांजगीर चांपा जिले में आता था। लेकिन अभी जिला विभाजन हो गया है, उसके बाद ये कौन से जिले में आता है? ये आता है शक्ति जिले में। ठीक है, शक्ति जिले के कौन से गांव में? ये चंद्रपुर नामक स्थान पर ये निर्मित है। यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदी का? महानदी, ठीक है, महानदी प्लस मांड नदी प्लस लात नदी। ठीक है, ये तीनों नदियों का संगम है।
अगला है मध्य प्रदेश के कितने जिले से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कुल 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, वर्तमान में है 33 जिले। छत्तीसगढ़ के किस जिले में फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फूड पार्क का निर्माण किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले पहले फूड पार्क का निर्माण ये सरगुजा जिले के कौन से तहसील में, ये सीतापुर, सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील में। गांव का नाम से पूछे तो हो जाएगा उल्किया, उल्किया नामक गांव में। भारतीय संविधान में छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं। तो छत्तीसगढ़ की कुल 42 जनजातियां सूचीबद्ध हैं और कितने उप समूहों में विभाजित हैं, तो ये 161 उप समूहों में विभाजित हैं। सरहुल किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, बिंझवार, कंवर, उरांव या फिर भैना। तो सरहुल जो है वो उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, उरांव जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये किस देवी की पूजा करते हैं, तो ये देवी का नाम हो जाएगा सरना देवी। सरना देवी की पूजा करते हैं, जिसका निवास किसमें माना जाता है, साल वृक्ष में। साल वृक्ष में निवास माना जाता है, इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ में सरई वृक्ष। ठीक है, ये कब किया जाता है सरहुल नृत्य, तो साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। अगला है निम्न में से किस जलप्रपात को हसदो नदी बनाती है। ठीक है, तो हसदो नदी कौन से जलप्रपात बनाती है, अमृतधारा जलप्रपात बनाती है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है। देखिए, ग्राम जो होता है वो ग्राम पंचायत पर आश्रित होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत पर क्या होता है, आश्रित होता है, इसीलिए सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत हो जाएगा। जिसकी जनसंख्या न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 1000 की जनसंख्या होना चाहिए ग्राम पंचायत बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी तक हम 50 प्रश्न देख चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, ये मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अंगादेव का निर्माण किसे किया जाता है, काष्ठ से। काष्ठ से किया जाता है, काष्ठ को क्या कहते हैं, लकड़ी। काष्ठ या लकड़ी से निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, देखते जाइएगा। ठीक है, जो काला काला यहाँ पे बड़ा बड़ा लकड़ी दिख रहा है, ये किससे बना हुआ है, ये लकड़ी से। किस लकड़ी से किया जाता है, तो सागौन की लकड़ी से। प्रायः सागौन की लकड़ी से अंगादेव का निर्माण किया जाता है। गोदना, जिसे हम टैटू कहते हैं, गोदना गोदने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की जनजातियों का विशेष कार्य होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, नुकीली जैसा सुई, नुकीली सुई लेकर के एक महिला जो है दूसरे महिला के हाथ में एक विशेष चित्र बना रहा है, जिसको कहते हैं गोदना। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से गोदना बनाया जाता है। तो ये गोदना गोदने का कार्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए देखते हैं। गोदना कितनी जनजातियों के द्वारा गोदा जाता है। तो पहला तो हो जाएगा कुंजर, कुंजर जनजाति भी गोदना गोदने का कार्य करते हैं। दूसरा हो जाएगा बंजारा, ये भी गोदना गोदने का कार्य करते हैं। और तीसरा हो जाएगा ओझा। ये तीनों जनजातियों के द्वारा गोदना गोदने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, बैगा, ओझा, गदबा और कमार। तो इसके हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओझा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके संबंध में क्या प्रश्न पूछता है कि गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, जिनको गोदना बहुत पसंद होता है, ये हो जाएगा बैगा जनजाति। सर्वाधिक गोदना कौन सी जनजाति द्वारा गोदवाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन से हैं, ये हो जाएगा कमार। और झेला गोदना, ठीक है, झेला गोदना किसके द्वारा बनवाया जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं झेला गोदना किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो ये बनवाया जाता है बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा। बैगा जनजाति की महिलाओं द्वारा झेला गोदना बनवाया जाता है। अगला है किस जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम पेद्दा है। अब स्थानांतरित कृषि होता क्या है, जनजातियों जो वाला जो कृषि पद्धति अपनाया जाता है उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। भारत में इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है झूम कृषि। झूम कृषि या झूम खेती कहा जाता है। तो ये पेद्दा जो है वो कौन सी जनजाति का है, ये माड़िया जनजाति का है, माड़िया या अबुझ माड़िया जनजाति का। उसी प्रकार से गोंड जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या है, इनका नाम है धारिया।
धारिया या बेवार। ठीक है, भतरा जनजाति कृषि पद्धति का नाम क्या है? दहिया। ठीक है, और बैगा जनजाति कृषि पद्धति का नाम क्या है? इसका नाम है बेवार। अगला सवाल देखते हैं, कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो कर्मा नृत्य बेसिकली बैगा जनजाति भी द्वारा किया जाता है, उरांव जनजाति भी द्वारा ही किया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, कमार जनजाति द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? नाट से क्या तात्पर्य है? नाटक। यहाँ पे मंच बना हुआ है, देख सकते हैं, चारों ओर लोग बैठ करके यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पात्र हैं वो नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। भतरा नाट को और क्या कहता है? ओडिया नाट भी कहा जाता है। तो ये किस जनजाति के नाम पर प्रसिद्ध है? तो ये भतरा जाति के नाम पर प्रसिद्ध है। धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो धान देने की जो परंपरा है दोस्तों, वो किस त्योहार से संबंधित है? ये छेरछेरा त्योहार से संबंधित है। कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा के दिन। छेरछेरा त्योहार पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पोला त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, पोला त्योहार में क्या करते हैं? मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। दशहरा में आप जानते हैं रावण दहन किया जाता है। और हरेली कब किया जाता है? हरेली में कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में कर्णेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है? तो कर्णेश्वर मेला लगता है धमतरी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस अवसर पर लगता है? महाशिवरात्रि के अवसर पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर कर्णेश्वर मेला लगता है। अगला सवाल है, तस्मई क्या है? हलवा है, खीर है, मालपुआ है या पूरी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं तस्मई क्या है? खीर है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किससे बनता है? ये बनता है चावल। ठीक है, चावल, दूध और शक्कर से मिल करके बनाते हैं खीर या तस्मई। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नगपुरा में किस जैन तीर्थंकर का मंदिर है? ठीक है, तो नगपुरा में किसका मंदिर है? नगपुरा कहाँ पर स्थित है? ये दुर्ग में, ये दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये कौन से जैन तीर्थंकर का मंदिर है? इसमें है पार्श्वनाथ जी का मंदिर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जैन में कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह का नाम क्या था? ये था सर्प। और अरिष्ट नेमि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ये भी आपसे पूछता है ना एग्जाम में। हम जितनी भी जानकारी बता रहे हैं, कोई भी जानकारी फालतू नहीं है। सभी जानकारियां एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए आपको इतना डिटेल से बताया जा रहा है। तो आप आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करिए। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये थे 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। इनके प्रतीक का नाम क्या था? सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और ऋषभ देव कौन थे? ये प्रथम तीर्थंकर थे, जिनके प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? सांड या बैल या वृषभ। अगला सवाल है, छेरकी महल कहाँ पर स्थित है? तो छेरकी महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है कवर्धा जिला में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो निर्माण करवाया था रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो कब करवाया था? यह जाएगा 1349 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ये कौन से वंश का शासक था? फड़ी नाग वंशीय शासक, फड़ी नाग वंश का शासक था। अगला सवाल है, रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा ताला गांव की खुदाई से प्राप्त हुई है। ये बिलासपुर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है ताला गांव। ठीक है, ये किस नदी के किनारे पर है? ये मनियारी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? यहाँ पे देवरानी जेठानी का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ताला गांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ का मदकू द्वीप कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र द्वीप जिसका नाम है मदकू द्वीप। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, ये है मदकू द्वीप।
और इसके बगल में छोटा सा जो द्वीप बना हुआ है इसको बोलते हैं छोटा द्वीप। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंगेली जिले में स्थित है। यहाँ पे किन नदियों का संगम है? तो यहाँ पे दो नदियों का संगम है, शिवनाथ, ठीक है, शिवनाथ और मनियारी नदी, ये दोनों नदियों का क्या है? संगम स्थित है। अगला सवाल है, पाली की शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये पाली का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कोरबा जिला में, ये कोरबा जिला में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य ने करवाया था। ठीक है, विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। ये कौन से वंश का शासक था? बाण वंशीय शासक। ठीक है, बाण वंशीय शासक कौन था? ठीक है, ये था विक्रमादित्य, इसने करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आपसे पूछता है जीर्णोद्धार, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था ये विक्रमादित्य ने। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो जीर्णोद्धार के बारे में पूछेगा तो यह जाएगा जाजल देव, जाजल देव ने करवाया था। जिनके नाम पर जांजगीर, जांजगीर शहर का नाम किनके नाम पर है? तो ये जाजल देव के नाम पर है। अगला सवाल देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में दूधाधारी मठ कहाँ पर स्थित है? तो दूधाधारी मठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये रायपुर में स्थित है दूधाधारी मठ। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था बलभद्र ने। दूधाधारी मठ का निर्माण बलभद्र ने करवाया था। अगला सवाल है, संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली चंपारण। ये कौन सा चंपारण है? ये रायपुर के पास वाला, रायपुर के समीप वाला चंपारण है, जहाँ पे संत वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। संत वल्लभाचार्य जी कौन थे? ये पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक, या उसी को कहा जाता है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे? तो संत वल्लभाचार्य जी थे। यहाँ पे चंपारण में कौन से मंदिर है? चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष चंपारण मेले का आयोजन होता है। अगला सवाल है, स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है? क्या राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभयवन है, जैन केंद्र है, या बौद्ध केंद्र है? तो स्वास्तिक विहार जो है वो एक बौद्ध केंद्र है। ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरपुर, सिरपुर में स्थित है। सिरपुर कहाँ है? महासमुंद जिले में, महासमुंद जिले में। अगला सवाल है, जोगीमारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगीमारा गुफा है ऑप्शन बी, सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले के कौन से पहाड़ी में? ये रामगढ़ की पहाड़ी में, रामगढ़ की पहाड़ी क्या स्थित है? जोगीमारा की गुफा स्थित है। यहाँ के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी हम आपको बताते हैं। यहाँ एक नर्तक थे जिनका नाम था देवदत्त, ठीक है, और एक नर्तकी थी सुतनुका। दोनों के प्रेम गाथा का चित्रांकन इस जोगीमारा गुफा में है। ठीक है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कौन से वंश के हैं? ये मौर्यकालीन है, जिसमें जो भाषा है वो पाली भाषा है और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ है। अब देखते हैं कैलाश गुफा कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार लोगों को, बच्चों को कंफ्यूज करती है। कैलाश गुफा कहाँ पर स्थित है? कैलाश गुफा सरगुजा जिले में भी है, जसपुर जिले में भी है और बस्तर जिले में भी है। तीनों जिलों में क्या है? कैलाश गुफा स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में रावण की मूर्ति कहाँ पर है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है, कौन सा? रतनपुर। ठीक है, रतनपुर में एक किला है। ठीक है, रतनपुर किला, जिसका नाम क्या है? गज किला, गज किला कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? हाथी किला भी कहते हैं। गज किला या हाथी किला कहाँ स्थित है? रतनपुर में। इस किले में एक मूर्ति, यहाँ पे देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे रावण जो है अपने सिर को काट करके किस पे अर्पित कर रहा है? शिव जी की मूर्ति पर अर्पित कर रहा है। तो इस प्रकार की मूर्ति बना हुआ है। तो ये रावण की मूर्ति कहाँ है? रतनपुर में स्थित है। अगला है, देवबलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देवबलौदा कहाँ पर स्थित है? दुर्ग जिले में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस्य नृत्य प्रायः होली त्योहार में किया जाता है। ठीक है, रहस्य नृत्य क्या है? बेसिकली एक राधा और कृष्ण की, ठीक है, राधा
राधा व कृष्ण की मनोहरी रास लीला, ठीक है, मनोहरी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, जिसको क्या कहते हैं, रहस कहते हैं। चंदैनी गोंदा लोक गायन के मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, तो चंदैनी गोंदा एक थे लोरिक, ठीक है, लोरिक कहाँ के निवासी थे? रीवा के निवासी। ये रीवा कहाँ पास? रायपुर के समीप वाला रीवा, रीवा के निवासी थे। और एक थी चंदा, ठीक है, चंदा कहाँ की निवासी थी? ये आरंग की निवासी थे। ये चंदैनी गोंदा में इन्हीं दोनों के, ठीक है, प्रेम का वर्णन किया जाता है, ठीक है, प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाता है, जिसके क्या बोलते हैं, चंदैनी गोंदा कहा जाता है। इसके प्रमुख गायक कौन है? ठीक है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। इसके प्रमुख गायक कौन है? चिंता दास, इसके प्रमुख गायक हैं चिंता दास। और कला प्रदर्शन कहाँ किया जाता है? दंतेवाड़ा में। पुस्तक, ठीक है, चंदैनी गोंदा का छत्तीसगढ़ी रूप जो है वो किसने लिखा था? वेरियल एल्विन ने लिखा था। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? ठीक है, तो बच्चे के जन्म समय कौन सा गीत गाते हैं? सोहर गीत। गर्भ के 7वें माह में, जब बच्चा गर्भ में होता है माता के, तब कौन सा गीत गाते हैं? सधौरी गीत, सधौरी गीत। और बच्चों को सुलाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? लोरी गीत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चे के जन्म के समय। अगला सवाल है, सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? यह है सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले में स्थित है। अब यहाँ से संबंधित एक मुख्य बात बताते हैं, एशिया का प्रथम नाट्यशाला, ठीक है, एशिया का प्रथम नाट्यशाला कहाँ पर स्थित था? तो ये सीता बेंगरा की गुफा में स्थित था, ठीक है, जहां पर भरत मुनि, किसने? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया था, ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने। कहां पर किया था? सीता बेंगरा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में। कब किया था पूछे तो जाएगा 200 ईस्वी के आसपास। अगला सवाल है, नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। ऑप्शन बी, कांकेर जिले में। ऑप्शन बी, बस्तर जिले में, ठीक है। ऑप्शन सी, बीजापुर जिले में, या ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिले में। तो नंबी जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। साथ ही साथ इसमें सात धारा जलप्रपात भी कहाँ है? ये बीजापुर में है। लंकापल्ली जलप्रपात, ठीक है, लंकापल्ली जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये भी बीजापुर में स्थित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसको भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में मां दंतेश्वरी की पूजा करते हैं? तो ये किसके द्वारा कहता है? हलबा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा बुढ़ा देव और उरांव जनजाति द्वारा सरना देवी की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? पहले तो समझिए, अक्षय तृतीया को क्या कहते हैं? अक्ति भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को क्या कहते हैं? अक्ति त्योहार भी कहते हैं। तो किस जनजाति, अक्षय तृतीया में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुतरा पुत्री पर्व। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब मनाया जाता है? ये वैशाख माह में, ठीक है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है, जिसको अक्ति कहते हैं। इसी दिन किसान बीज बुआई का आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवनाथ नदी। प्राचीन समय में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हुआ करते थे, इसी के नाम पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, ठीक है। तो शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ होते थे, ठीक है, 18 गढ़ हुआ करते थे। और शिवनाथ नदी के दक्षिण दिशा में भी 18 गढ़ हुआ करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से शिवनाथ नदी छत्तीस गढ़ों को दो भागों में विभाजित करती थी। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति क्या है? तो ये आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है हलबा, जो कौन सी कार्य करती है? कृषि कार्य करती है।
भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था? तो भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं भिलाई स्टील प्लांट का स्थापना स्थापना हुआ था 1955 में। ठीक है, और उत्पादन उत्पादन कब से चालू हुआ था? ये 1959 से उत्पादन चालू हुआ था। और किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ था? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कौन किस समय में? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1956 से लेकर के 1961 तक। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों सोवियत रूस के सहयोग से। जिसका उद्घाटन किसने किया था? ये भी प्रश्न में पूछ देता है। उद्घाटन भिलाई स्टील प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। कब इसका निर्माण किया गया था? 1955 में। ठीक है, और इसके मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री बाग, भिलाई में मैत्री बाग का निर्माण किया गया है। दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ का संस्थापक कौन है? ठीक है, तो दुर्ग जिले में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक हैं घनश्याम सिंह गुप्त। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष। और अगर आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे रत्नाकर झा। रत्नाकर झा इनके उपाध्यक्ष थे। कब किया गया था? 1934 में किया गया था। महात्मा गांधी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? तो उनका प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। कंडेल ग्राम में नहर का विरोध कर रहे सत्याग्रहों के साथ देने के लिए आए थे। ठीक है, प्रथम बार कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को, ये हो गया प्रथम बार। और द्वितीय बार कब आए थे? ठीक है, द्वितीय बार कब आए थे? ये आए थे 22 से 28 नवंबर। ठीक है, 22-28 नवंबर 1933 में। अगला सवाल है बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए है अजमेर सिंह है, ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह है, ऑप्शन सी गोपाल देव या ऑप्शन डी अन्नम देव। तो बस्तर के चालुक्य वंश के संस्थापक था अन्नम देव। ये क्या था? संस्थापक था। और अगर आपसे पूछे कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक, बस्तर के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव ये बस्तर के चालुक्य वंश का अंतिम शासक है। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इंद्रबल, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी महाशिवगुप्त या ऑप्शन डी तीवरदेव। तो सिरपुर के पांडु वंश का शासक था इंद्रबल। तो ऑप्शन प्रथम शासक ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आदि पुरुष किसको बोला जाता है? आदि पुरुष किसको कहा जाता है? उदयन को। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा मुड़िया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक रूप से, बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि आपका रिपीट हो जाए, ठीक है, रिवीजन हो जाए। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हलबा। छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी हो जाएगी? उरांव। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 27 नवंबर 1940 को प्रारंभ किया था। कहाँ से किया गया था? तो रायपुर से किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, किस पांडुवंशी शासक के समय चीनी यात्री वेनसांग सिरपुर आया था? ऑप्शन ए महाशिवगुप्त, ऑप्शन बी तीवरदेव, ऑप्शन सी हर्षगुप्त या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाशिवगुप्त। इनका पूरा नाम है महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन इनका पूरा नाम है। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग जो है वो सिरपुर की यात्रा कब किया था? 639 में। सिरपुर के साथ साथ मल्हार, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, सिरपुर व मल्हार की यात्रा, सिरपुर और मल्हार की यात्रा किया था। किसने किया था? चीनी यात्री वेनसांग ने। अगला सवाल है छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से क्या प्रसिद्ध है?
तो छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है राजिम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्रयाग में किन नदियों का संगम है? प्रयाग में त्रिवेणी संगम है। किसका किसका? गंगा, जमुना, जमुना या यमुना, ठीक है, और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम है। और उसी प्रकार से राजिम में भी तीन नदियों का संगम है। इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पे किन नदियों का संगम है? महानदी प्लस पैरी नदी, ठीक है, महानदी प्लस ये हो जाएगा पैरी नदी, और है, सॉरी, महानदी के साथ में हो जाएगा ये पैरी नदी, पैरी नदी के साथ में हो जाएगा सोंढूर नदी। तो ये तीनों नदियों का संगम है राजिम में। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपी किसे कहते हैं? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, सुरेंद्र साय या हनुमान सिंह। तो छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहते हैं दोस्तों गुंडाधुर को। ये भूमकाल विद्रोह के नेता थे गुंडाधुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है वीर नारायण सिंह। अंतिम शहीद 1857 क्रांति के अंतिम शहीद, 1857 क्रांति के अंतिम शहीद कौन है? तो ये हो जाएंगे सुरेंद्र साय। और हनुमान सिंह क्या कहता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह को। अगला सवाल है, पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? तो ये तुरतुरिया स्थित है बलौदाबाजार जिला में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ क्या प्रसिद्ध है तुरतुरिया में? प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम। कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम कहाँ पर स्थित था? तो ये तुरतुरिया नामक स्थान पे स्थित था, जहाँ पे क्या हुआ था? भगवान राम के दो पुत्र लव कुश, लव कुश की जन्म स्थली माना जाता है। लव कुश की जन्म स्थली। अगला सवाल है, किस जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? तो कौन सी जनजाति द्वारा कहा जाता है? भुंजिया जनजाति द्वारा क्या कहा जाता है? लाल बंगला। छत्तीसगढ़ के भुंजिया जनजाति द्वारा रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। अबुझ माड़िया जनजाति के रसोई घर क्या कहते हैं? अंगादी, अंगादी कहा जाता है। बैगा जनजाति के रसोई घर कहा जाता है रांधड़ घर, रांधड़ घर कहा जाता है। अपारधी जनजाति के रसोई घर कहा जाता है माई घर, माई घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1967 में, अंतिम निर्माण 2011 में हुआ है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है हसदेव नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? नहर से, नलकूप से, तालाब से या कुआं से? देखिए, सर्वाधिक किया जाता है नहर से, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नलकूप से, ठीक है, नलकूप से। तीसरे नंबर पर आता है तालाब से, और चौथे नंबर पर आता है कुआं से। तो इस प्रकार से सर्वाधिक किसे किया जाता है? नहर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर किसके हिसाब से निकालेंगे? ये जनगणना 2011 की बात करें तो साक्षरता दर था 70.28%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितना था? ये था 80.27%, और महिला साक्षरता दर कितना था? ये था 60.24%। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि 2001 की जनगणना के समय साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 64.66%। अगला सवाल है, परब नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, बैगा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य। धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है धुरवा प्लस परजा, ठीक है, धुरवा व परजा जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, ये किया जाता है परब नृत्य, ठीक है, धुरवा और परजा जनजाति द्वारा परब नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गोंड जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? फाग नृत्य, होली के समय पर। और प्रधान जनजाति द्वारा लिंगोपाटा नृत्य किया जाता है, लिंगोपाटा नृत्य। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था मई 2001 में, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये रायपुर,
रायपुर में स्थित है। और जुलाई 2001 में छत्तीसगढ़ को हर्बल हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। हर्बल स्टेट क्या किया गया था? घोषित किया गया था। अगला सवाल है, दलहा पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो ये दलहा पहाड़ जो है दोस्तों, ये स्थित है अकलतरा में, अकलतरा नामक स्थान पर। अकलतरा कौन सा जिला में है? जांजगीर चांपा जिला में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नामक स्थान पर दलहा पहाड़ स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और जिसको क्या बोला जाता है? सिंदूर गिरी पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पे एक मेला का आयोजन होता है नाग पंचमी के अवसर पर, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छोड़ने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी सीमा को छूती है वो होता है उड़ीसा राज्य। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे लंबा सीमा पूछ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा सीमा। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कम सीमा को छूने वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का बड़ा सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों, ये रहे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपसे एक उम्मीद रहेगा दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब्स की आपसे उम्मीद रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।